ऑलराइट, देखिए हमने पिछली बार इंडोनेशिया को डिस्कस किया, राइट? और इंडोनेशिया को डिस्कस करने के बाद एमसीक्यूज में, तो अब हमने डिस्कस करना है सिल्क रूट के बारे में। क्या आपने कभी नाम सुना है सिल्क रूट का? तो सिल्क रूट क्या चीज थी, आइए समझते हैं। देखिए, कहा गया कि द हिस्टोरिकल सिल्क रोड कनेक्टेड चाइना विथ विच यूरोपियन रीजन। माने जो सिल्क रूट था उसने चीन को इससे जो है वो कनेक्ट किया था। तो ये सिल्क रूट है, अंडर वैसे तो ये हमारा चीन है, चीन से होके ये सारा जो है वो क्या है, ये सिल्क रूट है सारा। इसके नाम सिल्क रूट क्यों रखे, आइए समझते हैं। ये रोड यहां से भी आती है, यहां से भूटान से होते हुए, इधर से होते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान, ये लाहौर, ये तो ये सिल्क रूट जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र को ये जोड़ता है। तो बहुत ही अलग क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है। तो इट कनेक्ट्स द मेडिटेरियन एरिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ठीक है जी। तो कुछ हद तक नोट हुआ जी, राइट? तो ये हमारा जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसे एक नाम दे दिया गया है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। इसमें इराक भी है, ईरान भी है, जिसमें तुर्की भी है, टर्की मैंने, और बहुत सारे देश इसमें आते हैं। बट कोई पूछे हमसे कि जो सिल्क रोड थी इंडिया वाली, जो सिल्क रूट इंडिया को आता था, वो किस रास्ते आता था? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक है, कौन सा जी? सिक्किम वाला एरिया, सिक्किम से, और एक आता ऊपर कश्मीर से, कश्मीर से। मैंने आज जो पीओके हमारा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस रास्ते भारत सामान आता था। और मेन ये था 90% जो केसेस में सिल्क भारत में इस रास्ते आता था, ऊपर से, अफगानिस्तान के रास्ते, राइट? तो ये हमें थोड़ा सा जाना। दुनिया में सिल्क का खोज किसने किया था जी? चीन ने। और एक लंबे समय तक सिल्क बनता कैसे है दुनिया को बताया ही नहीं, जिस कारण से आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि लंबे टाइम तक जो दुनिया है वो सिर्फ चीन से ही सिल्क लेती रही। कैन यू इमेजिन कि किसी एक सामान के लिए दुनिया भर में कितने रास्ते बन रहे हैं? ये रास्ते क्यों डेवलप होते हैं सारे? क्योंकि चीन से सिल्क चाहिए, चीन से सिल्क चाहिए, इसलिए बन गए। तो जब ये जो मतलब टेक्नोलॉजी है यहां से बाहर गई, तो चीन का जो कंट्रोल है सिल्क पे वो समाप्त हो गया। इवन आप सिल्क साड़ी, सिल्क के कपड़े अलग होते हैं अपने आप में ही, ठीक है जी। कौन सी कंट्री है एशिया में जो कभी भी किसी भी यूरोपियन ताकत के द्वारा कॉलोनाइज माने उपनिवेशित नहीं हुई, अर्थात किसी की गुलाम नहीं बन पाई वो? क्या आंसर होगा इसका? Which Asian country was never colonized by European power? तो कौन सा ऐसा देश है जो कभी भी यूरोप के अंडर आया ही नहीं? तो आंसर क्या है भाई? थाईलैंड। कई देश हैं जो ब्रिटेन के अंडर आए, भारत ब्रिटेन के अंडर आया, भारत का कुछ एरिया फ्रांस के अंडर भी था, कुछ एरिया पुर्तगालियों के अंडर भी था। इंडिया से आप बाहर जाएंगे, बहुत सारे देश फ्रांसीसियों के गुलाम रहे, कोई स्पेन के रहे, कुछ ब्रिटेन के रहे, इत्यादि इत्यादि। और थाईलैंड है जो कभी भी किसी का गुलाम नहीं हुआ। थाईलैंड नेवर बिकेम दी काइंड ऑफ, राइट? इस बात को आप अंडरस्टैंड कीजिए। कोई दिक्कत यहां तक जी? डन है, चलेगा, ठीक है। अगली बात, जो करेंसी रियाल है वो कहां की है? सऊदी अरब की है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो रियाल है वो कहां की करेंसी है? तो जो रियाल है वो कहां की करेंसी है जी? हाँ जी, सऊदी अरब की। तो जो रियाल है वो सऊदी अरब की करेंसी है, प्लीज अंडरस्टैंड। रियाल, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब, जो भी कहें आप इसे, ठीक है भाई, डन है। तो जो रियाल है वो सऊदी अरब की करेंसी है, मुद्रा है, प्लीज अंडरस्टैंड। सऊदी अरब वही देश है, इट इज दैट कंट्री, सऊदी अरब वही देश है जहां से इस्लाम का क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ, समझे आप?
जहां से इस्लाम का ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होती है, और इस्लाम की उत्पत्ति मक्का से होती है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद माने पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। तो मक्का कहाँ पे है? सऊदी अरब में। और सऊदी अरब मुस्लिम के लिए बहुत ही पाक भूमि है, पवित्र भूमि है, क्योंकि उनके पैगंबर का जन्म वहां हुआ था। ठीक है जी। तो चलिए, ये अब इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखिए। अच्छा, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका राष्ट्रीय खेल माने नेशनल स्पोर्ट ताइक्वांडो है? ताइक्वांडो आहिस्ता आहिस्ता फेमस हो रहा है, वैसे फेमस तो है, पर इंडिया में जो स्कूल्स हैं आजकल के, उनमें ताइक्वांडो आजकल जो है वो फेमस हुआ है। तो पॉइंट ये है कि जो ताइक्वांडो है वो किस एशियाई देश का राष्ट्रीय खेल समझिए या उसकी उत्पत्ति समझिए, तो कहां से होती है? साउथ कोरिया से। तो जो ताइक्वांडो है उसकी उत्पत्ति साउथ कोरिया से होती है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। विच एशियन कंट्री इज नोन फॉर द क्रिएशन ऑफ मार्शल आर्ट्स? तो दैट इज, इसका आंसर होगा जी साउथ कोरिया। ऑलराइट, डन है यहां तक? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। आगे बढ़े जी, चलिए। तो ताइक्वांडो दक्षिण कोरिया में उत्पन्न हुआ एक पारंपरिक कोरियाई मार्शल आर्ट की फॉर्म है ये। इसमें ऊंची और तेज किक, कूदते हुए तथा घूमकर किए जाने वाले प्रहार और मजबूत पैरों की तकनीक से विशेष जोर दिया गया है। तो मैंने ताइक्वांडो की खासियत क्या है कि ज्यादातर इसमें जो किक होती है, मीन्स पैर का सही इस्तेमाल कैसे करना है अटैकिंग या डिफेंसिव फॉर्म में, ये क्या है? ताइक्वांडो है। ठीक है जी। अच्छा, पटोला साड़ी जो है वो कहाँ की पारंपरिक पोशाक है? जैसे गद्दियों की पारंपरिक एक पोशाक रही है ना, चौड़ा और डोरा, सुना आपने जी? तो हर क्षेत्र में कुछ लोगों की पारंपरिक कह रही हैं पोशाकें रही हैं, माने ट्रेडिशनल उनके अटायर रहे हैं, एक विशेष तौर पे पहनते हैं। तो ये पटोला जो है वो कहाँ का है? गुजरात का है, राइट। तो पटोला जो है वो साड़ी का नाम है। पंजाबी गानों में पटोला शब्द बहुत बार यूज करते हैं फॉर विमेन। तो आप जान जाइए कि इसका ये शब्द आया कहां से होगा पंजाबी भाषा में। तो कहां से आया भाई? गुजरात की जो पटोला है उसका मतलब क्या है? एक बहुत मतलब एक तरह से साड़ी, गुजराती साड़ी इस तरह की होती है ये। ठीक है जी। तो आगे हम बात करें, एशिया की कौन सी कंट्री है जो एरिया वाइज सबसे कम है? एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, और एशिया की सबसे छोटी कंट्री एरिया वाइज कौन सी है? मालदीव्स। तो मालदीव्स जो है वो एरिया वाइज सबसे छोटी कंट्री है, प्लीज अंडरस्टैंड। जो मालदीव्स है वो एरिया वाइज सबसे छोटी कंट्री है। हम इसकी बात करें, ये हो गया, ये हो गया। मालदीव्स बहुत ही आइलैंड वाला देश है, कोई इसकी एक लैंड नहीं है। मालदीव्स में जैसे ये आइलैंड इसका है, ये इन सभी को मिला के मालदीव्स कहते हैं। द्वीप मतलब क्या होता है? द्वीप, है ना, आइलैंड। तो इस तरह से सबसे छोटा नेशन क्या है? मालदीव्स है। इंडिया के बहुत नीचे है, जैसे अगर आप देखेंगे तो लक्षद्वीप के नीचे क्या है? मालदीव्स है। लक्षद्वीप के नीचे मालदीव्स, नजदीक है, पड़ोसी है हमारा। ठीक है जी। अच्छा, मालदीव्स की हम बात करें, मालदीव्स की हम बात करें, लगभग 1200 इसके पास क्या है? द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप 1200 के आसपास हैं। तो 1200 द्वीप को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? मालदीव्स। मालदीव्स 1200 द्वीपों का देश है। इज अ कंट्री ऑफ 1200 आइलैंड्स। तो 1200 द्वीपों का ये क्या है? देश है। ठीक है जी। हिंद महासागर में स्थित है, मीन इट इज सिचुएटेड इन इंडियन ओशन। इट इज सिचुएटेड इन द इंडियन ओशन। तो भारतीय, नॉट भारतीय, हिंद महासागर में जो आपको मिलेगा ये, जैसे इंडिया का अगर मैप देखेंगे आप तो इंडिया के ये जो नीचे वाला एरिया दैट इज कॉल्ड इंडियन ओशन। तो यहां जैसे जो कि आपका क्या है? रफली मालदीव्स है। नीचे जाके आपका मालदीव्स मिल जाएगा। विच एशियन कंट्रीज नेशनल स्पोर्ट इज आर्चरी?
इस एशियाई देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। इस एशियाई देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। भूटान का, मंगोलिया का, साउथ कोरिया का, जापान का। तो ऑब्वियसली आंसर क्या है इसका? भूटान। तो भूटान आर्चरी क्या होता है? तीरंदाजी। तो तीरंदाजी जो है भूटान का राष्ट्रीय खेल है, नेशनल स्पोर्ट है तीरंदाजी, राइट। तो ऐसे देखो, जो इंडिया के नेबर हैं, उनके बारे में क्वेश्चन बन ही जाते हैं कि उनका नेशनल स्पोर्ट क्या है। ये जो सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने ले आया हूं, ये सारे PYQs हैं जो एशिया से बने हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी से बिलीव में क्वेश्चन जो है वो PYQ से ही उठाते हैं, कोई नया क्वेश्चन क्रिएट नहीं करते। तो होपफुली यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको नजर आएंगे। चलिए, भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है क्या है? तीरंदाजी है, माने आर्चरी है। और पारंपरिक भूटानी तीरंदाजी को दा कहा जाता है। अब इसको लिख लो इंपॉर्टेंटली और हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो। कुछ टाइम पहले 2023 में मैंने कुछ एग्जाम में पाया कि एक क्वेश्चन आ रहा कि दा शब्द है वो एक नेशनल स्पोर्ट है किस देश का, राइट। तो ये दा का ही मतलब पता नहीं था लोगों को भी दा होता क्या है। तो कईयों को ये मालूम था कि आर्चरी है इसका, मगर दा क्या है पता नहीं था। तो वहां के लोग आर्चरी नहीं बोलते इसको, तीरंदाजी नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? भूटानी भाषा में दा कहते हैं इसको, दा। ठीक है जी। तो भूटान के लोग मानते हैं कि हम इसे खेल नहीं, जीवन शैली मानते हैं। मैंने लगभग जीवन शैली क्या होती है? जो लोग रोज जो चीज करते हैं उसको जीवन की शैली कहा जाता है, स्टाइल ऑफ लिविंग। तो तीरंदाजी करना इनका रोज का काम है। जैसे आप देखेंगे कि अगर इंडिया को हम लेकर चले तो एक टाइम था कि गुल्ली डंडा जो है वो क्या था, एक तरह से पारंपरिक था। लोग गांव में यही खेलते थे और सारे ही खेलते थे, है कि नहीं है? फिर कंचे आ गए, सारे ही खेलते थे, पारंपरिक बन चुका था। पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार कुछ चीज चलती रही हो। इंडिया में चीजें क्या हुई हैं? चेंज हुई हैं। और होता क्या है, जो कल्चर होता है उसे बचा कर रखना बहुत क्या है, मुश्किल काम है। तो इन्होंने इसे बचा के रखा है। आप भूटान कभी जाने का मौका मिलेगा तो आप पाएंगे कि भूटान के लोगों ने अपना कल्चर चेंज ही नहीं किया। उनका जो पहनने का तरीका है, कपड़े वैसे के वैसे हैं। आप देखना वहां पे या यूट्यूब पे देखना, आप ज्यादातर केसेस में पाएंगे कि वहां के लोगों का पहनावा ऐसा ही है। पर इंडिया की तरफ हम आते हैं तो यहाँ का पहनावा अब कैसा है? कैसा भाई? वेस्टर्न है, राइट। आपको यहाँ गर्ल्स हो या बॉयज हो, ज्यादातर किसमें मिलेंगे भाई? जीन्स में दिखेंगे। तो जीन्स यहाँ का पहनावा नहीं है। तो खैर, अच्छी बात है, बुरी बात है छोड़िए, मगर अपना ट्रेडिशन को इन्होंने बचा के जो है वो रखा हुआ है। ठीक है जी। विच एशियन कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन? माने यूं कहा जाए तो गरजते हुए अजगरों की भूमि किसे बोलते हैं? तो अगेन आंसर क्या है? भूटान। ठीक है जी। तो ज्यादातर लोग ड्रैगन का नाम सुनकर, अजगरों का नाम सुनकर चीन को टिक कर देते हैं कि चाइना होगा। अनफॉर्चुनेटली, चलिए, या फॉर्चुनेटली यहाँ चाइना ऑप्शन में नहीं है। नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन में ड्रैगन सुनते ही लोग क्या करते हैं, उनकी चाइना का जो नेशनल, जैसे हमारा नेशनल जो सिंबल है वो क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर, वहां का है ड्रैगन। तो ड्रैगन सुनते लोग टिक करते हैं चाइना को, पर ऐसा नहीं है। चलिए, तो भूटान को गरजते हुए अजगरों की भूमि कहा जाता है। स्थानीय भाषा जो जोखा में भूटान को ड्रुक युल कहते हैं। ड्रुक युल का मतलब ही क्या है जी? गरजता हुआ अजगर। तो ये है क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या रहा है कि जो हिमालय क्षेत्र है, जैसे भूटान हिमालयी पर्वतों पे है, तो वहां पे तूफान और थंडर बहुत चलते हैं। मतलब तूफान और गरजते हुए तूफान, बारिश है। तो थंडर मतलब एक तरह से, इवन आपने सुना होगा लैंड ऑफ थंडर स्टॉर्म, मतलब गरजते हुए बादलों की भूमि है, वो भी इसको बोलते हैं। तो भूटान में बादल बहुत गरजते हैं। रीजन वो क्या है? हिमालय माउंटेन्स के ऊपर है। हिंदी वाले सेम छापेंगे, इंग्लिश वालों के ट्रांसलेशन कर रहा हूं। तो लिखिएगा
The local language of Bhutan is Jogkha. Jogkha. The local language of Bhutan is Jogkha. And in that language, Bhutan is called Drakyul. In that language, Bhutan is called Drakyul. In that language, Bhutan is called Drakyul. And here Drak means Drakyul, yeah, Drak means the dragon. Drak means the dragon. ठीक है जी. And because it is in the Himalayan region, because it is in the Himalayan region, that's why. Because it is in the Himalayan region, that's why it is called. So that's why it faces the thunderstorms. That's why it faces the thunderstorm. इसलिए यहाँ पे आपको बादल गरजते हुए नजर आएंगे. ठीक है जी, गरजते हुए बादल गरजते. तो देखिए यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन सी एशियन कंट्री है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले दिया? तो क्या वो श्रीलंका है. हमारे एशिया में चाहे वो फिर जापान हो, चाहे फिर वो रूस हो, इंडिया हो, कोई भी देश हो, कोरिया हो, श्रीलंका ने सबसे पहले विमेन को वोट देने का राइट दे दिया. एक लंबे समय तक विमेन को वोट देने का राइट नहीं मिला, क्योंकि ऐसा कहते थे कि विमेन की जो ओपिनियन है वो नॉन इसेंशियल है. क्या है? विमेन का ओपिनियन क्या है जी? नॉन इसेंशियल. इसका मतलब क्या होता है कि महिलाओं की जो राय है वो फिजूली है, राइट. और जो सरकार है वो वाइज ओपिनियन वाले लोगों से बनाई जानी चाहिए. तो मेन को ही वाइज कहा गया, विमेन को वाइज नहीं कहा गया. तो रीजन ये है कि विमेन को जो है वो एक तरह से घरेलू कामों में झोंका गया, इंट्रोड्यूस नहीं किया गया सोसाइटी में टेक्नोलॉजी से या लिटरेचर से, म्यूजिक से, आर्ट से. एंड दैट्स व्हाई पिछड़ते चले गए, पिछड़ते. चलिए, पॉइंट ये है कि 1931 में महिलाओं को श्रीलंका ने वोट देने का राइट दिया. इन 1931 श्रीलंका became the first country in the Asia. Sri Lanka became the first country in the Asia to introduce the right to vote for women. To introduce the right to vote for. अगली बात, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि डोन फमोर कॉन्स्टिट्यूशन कहां का है, तो बोलेंगे आप श्रीलंका का. तो डोन फमोर कॉन्स्टिट्यूशन को श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं. डोन फमोर कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका. इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका. इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका. सही. ठीक है जी. हुआ नोट. ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको किसी भी हाल में पता होने चाहिए. अच्छा, विच एशियन कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो? सबसे ज्यादा आम कहां पैदा होते हैं जी? बड़ा इजी क्वेश्चन है. तो कहां होते हैं? भारत में होते हैं. दुनिया में सबसे ज्यादा आम पैदा करने वाले हम हैं. और फिर अगर इंडिया के अंदर घुसा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा आम कहां होते हैं? यूपी में, उत्तर प्रदेश में. फिर कहां होते हैं जी? इसके बाद आंध्र प्रदेश में, राइट. तो यूपी जो है भारत में सबसे ज्यादा आम को प्रोड्यूस करता है. विच एशियन कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोस? तो कौन है वो? वो है इंडिया. और इंडिया के अंदर कौन है? उत्तर प्रदेश. ठीक है जी, चलेगा. हटाऊं इसको जी? मैं चाहूंगा कि आप कुछ आम की इंपॉर्टेंट किस्में जो है वो लिख लें. अल्फोंसो जो है, दशहरी है, लंगड़ा है, केसर है, बागलफली है. सबसे जो इंपॉर्टेंट जो आम इंडिया का, जो कि विदेशों में भी क्या है हाई डिमांड में, उसका नाम क्या है?
अल्फोंसो। जो अल्फोंसो आम है उसकी डिमांड यूरोप से लेकर अमेरिका तक बहुत हाई है। तो इंडिया के जो आम है ये हाई कैटेगरी आम है। दशहरी आम तो हम तक पहुंच जाता है, अल्फोंसो वाला आम रेयरली पहुंच पाता है, क्योंकि इतनी डिमांड उसकी वर्ल्ड में है कि लोकल इंडिया मार्केट में नहीं मिलता, मिलता है तो रेयरली मिलेगा। ठीक है जी। तो भारत में सैकड़ों किस्म के क्या होते हैं जी, आम होते हैं। हटाऊं इसको मैं, हो गया। तो यूपी सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर जो है वो आंध्र प्रदेश आम को पैदा करता है। आगे डिस्कस करते हैं। आगे हम बात करें जो गोबी डेजर्ट है, माने रेगिस्तान है, वो किन दो देशों के बीच है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्या आप जानते हैं कि जो गोबी डेजर्ट है या रेगिस्तान है, गोबी मरुस्थल, ये एशिया का सबसे बड़ा क्या है? रेगिस्तान है। तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यही है। और आप देख ही पा रहे हैं कि चीन की बाउंड्री के अंदर आ गया ना ये, है कि नहीं है? और दूसरा कहां है? मंगोलिया। तो चीन और मंगोलिया में पड़ता है ये रेगिस्तान। तो चाइना और मंगोलिया क्या हुआ इसका राइट आंसर हुआ, चाइना एंड मंगोलिया। ऑलराइट, सही है। तो चाइना और मंगोलिया क्या हुआ इसका राइट आंसर हुआ। Which Asian country is known for the invention of paper? Very very important question। बहुत इजी है, बहुत कॉमन है, हर एग्जाम में आया भी हुआ कई बार। चाइना। तो पेपर की खोज चीन ने की थी, और जब चीन ने पेपर खोजा तो उसके बाद ही जो एक तरह से बिलीव मी जो कॉमर्शियल लेवल पे जो लिखना है वो स्टार्ट हुआ था। कॉमर्शियल लेवल पे जो प्रिंटिंग है, राइटिंग क्या हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी। बिना पेपर के पहले क्या था कि पेड़ की जो छाल होती है उस पर लिखा करते थे, राइट, पेड़ की छाल पर। तो पेड़ की छाल पर लिखना कितना लिख पाएंगे आप? जब पेपर इन्वेंट हुआ तो फिर बहुत चीजें उसके बाद जो है वो लिखी गई। समझा? तो चीन ने पेपर को जो है इन्वेंट किया था, कागज को इन्वेंट किया था। और इसमें अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये कोई समय कब का होगा। चीन में ईसा की दूसरी शताब्दी में लगभग 200 एडी के आसपास इन्वेंट कर दिया था, 200 एडी के आसपास। और इसका जो मतलब श्रेय है वो हान डायनेस्टी थी। HUEN या AN भी आता है, हान डायनेस्टी। माने हान जो डायनेस्टी है, वंश है, उसको जाता है। और उसके जो अधिकारी थे काई लुन, तो काई लुन को जो है इसका श्रेय जाता है। तो हुआन डायनेस्टी एंड काई लुन, दो चीजें आप ना भूलें यहां पे। तो चीन ने दुनिया को क्या दिया? कागज दिया। और आज जिस तरीके से इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है हिस्ट्री की, तो कागज इन्वेंट नहीं होता तो कम पहुंच पाती। तब के लोगों ने कागज को यूज किया, लिखा उस पर, उसे बचा के रखा, और आज हम वही जानकारियां जो है वो हम तक पहुंच पाई है। सही है? हो गए यहां तक? डन है भाई? चलिए, किस कंट्री को सिलोन कहा गया है इतिहास में? श्रीलंका को। तो श्रीलंका का नाम प्राचीन समय में क्या रहा है? सिलोन रहा है। सिलोन, 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 श्रीलंका। तो सिलोन जो है वो श्रीलंका का क्या रहा है? प्राचीन नाम रहा है। इसे बाद में जो है फिर श्रीलंका चेंज कर दिया गया। तो प्राचीन, प्राचीन का मतलब ये है कि जब तक हिस्ट्री को हमने जाना है और समझा है। आप जानते हैं कि राजा अशोक ने अपने बेटे और बेटी को, महिंद्रा और संघमित्रा को, कहां भेजा था? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तब भी हिस्ट्री में उस दौर में क्या लिखा गया है? सिलोन लिखा गया, श्रीलंका नहीं लिखा गया। तो अशोक की हम बात करें तो अशोक लगभग 260 BC, मैंने ईसा मसीह के जन्म से 260 साल पहले अशोक महाराज और बिंदुसार और चंद्रगुप्त ने शासन किया है कि नहीं है? तो बोलने का अर्थ क्या है कि अशोक ने अपने बेटे और बेटी को जब यहां भेजा तो उन्होंने भी, या उस समय पे भी लिखा गया क्या? सिलोन। तब भी श्रीलंका नहीं था। श्रीलंका तो इसे बाद में जो है वो लिखा गया है। नाउ ये इंडिया है जी, क्या है ये?
इंडिया है, ये है श्रीलंका। इंडिया को श्रीलंका तक जोड़ने के लिए आप देख सकते हैं कि एक रास्ता जाता है। और क्या आपको ये कुछ दिख रहा है? यहाँ पे हल्के हल्के पत्थर दिख रहे हैं, अपन दिख पा रहे हैं आपको? देखिए ये जो रास्ता है, इस रास्ते को बोलते हैं एडम ब्रिज। क्या बोलते हैं? एडम ब्रिज। और हम कहते हैं राम सेतु। भगवान राम ने इसको बनाया, उनके वानर सेना ने बनाया उसको। तो भगवान राम की वानर सेना ने, नल और नील ने पत्थर पे लिखा राम, पत्थर डूबे नहीं, क्योंकि माता सीता कहां थी जी? लंका में, रावण के पास। तो उनको ले जाने के लिए पूरी आर्मी को जहां पहुंचना था, बीच में समुद्र था, तो पत्थर डाले और उसका पुल बना दिया, पुल। तो धर्म या धार्मिक विश्वास कहते हैं कि आज ये पुल जो है उस समय का भगवान राम की सेना का, वानर सेना का बनाया हुआ है। ठीक है जी। मगर इसे नाम एडम ब्रिज भी दिया गया है। और दुनिया क्या मानती है इसको? एडम ब्रिज। क्योंकि क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियन वो ये मानते हैं कि दुनिया में पहला आदमी जो परमात्मा ने बना के भेजा उसका नाम था एडम। और सिर्फ आदमी नहीं, औरत को भी बनाया और नाम था उसका ईव। एडम और ईव। ठीक है जी। तो कुछ ऐसे विचार हैं कि मतलब ऐसा मान लिया गया कि एडम इस रास्ते इंडिया पहुंचा होगा। एडम ब्रिज हो गया। मैंने आदम को जो बनाया ना, मुस्लिम क्या बोलते हैं? आदम बोलते हैं ना जी, आदम बोलते हैं। ठीक है जी, एडम। तो इस रास्ते, तो बहुत प्राचीन बात है कि जब देखा गया कि यार एक ऐसा पुल है जो पानी में क्या है, डूबा हुआ है। पानी में डूबा हो ना, पर है पुल टाइप है, लगता है वो पानी में डूबा हुआ है। तो उस टाइम पे लगता था कि कोई जन्नत का रास्ता है ये राइट, क्योंकि यहाँ के लोग यहाँ पहुंच नहीं पाए थे और में, तो जन्नत का रास्ता है। तो जब जन्नत या स्वर्ग का रास्ता है या हेवन का रास्ता है, तो हेवन से कौन भेजा था जी? परमात्मा ने एडम को भेजा था। तो एडम इस रास्ते कहाँ आ गया? तो यहाँ के लोगों ने, जो कृष्ण धर्म की थे, उन्होंने ऐसा मान लिया कि इस रास्ते एडम जो है वो पृथ्वी पर पहुंचा होगा। और फिर यहाँ से पहुंचते पहुंचते उसने अपने जो उसके बच्चे हैं सब पूरी दुनिया के हैं, तो ये एडम ब्रिज कहा जाता है। ठीक है जी। गल्फ ऑफ मन्नार है ये, फॉक्स स्ट्रेट है, स्ट्रेट मने दो भूमि के बीच का पानी, जल डमरू मध्य बोलते हैं इसको। ठीक है जी, है ना कि नहीं है? तो ये श्रीलंका। नाउ इन्होंने अपना नाम चेंज किया है 1972 के अंदर। तो बहुत लेटेस्ट चेंज किया नाम, यानी कि मतलब बहुत टाइम पहले किया था। 1972 के साल में इन्होंने कहा कि हम जो है अपना नाम अब क्या रखेंगे जी? श्रीलंका। तो सीलोन से क्या बन गया? श्रीलंका। क्या रावण की ही लंका है कि कुछ और है? ये भी कंट्रोवर्शियल है। जो रावण है कि लंका ये है कि नहीं है, क्योंकि श्रीलंका के लोगों को नहीं मालूम कि रावण कोई चीज थी। उनको रावण के बारे में कुछ नहीं पता है, उनके इतिहास में रावण का जिक्र तक नहीं है। ठीक है जी, ये थोड़ी सी समस्या है। तो श्रीलंका और रावण की लंका क्या वही चीजें हैं? फिलहाल थोड़ा सा क्या ये कंट्रोवर्शियल मामला है। ठीक है जी। चलिए लीजिए ब्रेक, कल इसकी लास्ट क्लास होगी।